दोस्तों, मोदी की गणित कि वो फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं, वो 4 चरणों में गड़बड़ हो गया है, बिगड़ गया है। लेकिन अभी भी आखिरी मौका है मोदी के लिए। 5वें, 6ठे और 7वें चरण का मतदान बाकी है। मोदी शाह एक एक सीट के लिए दरबदर भटक रहे हैं। जी हां, सिंगल सीट के लिए मोदी शाह को इधर उधर भागना पड़ रहा है। अंदर खाने से यह खबर निकल के आई है कि ये लड़ाई भाजपा लड़ ही नहीं रही, ये लड़ाई सिर्फ गुजरात लॉबी की है, यानी मोदी और शाह की लड़ाई है। ना तो बीजेपी साथ दे रही है, ना कार्यकर्ता साथ दे रहे हैं और ना ही संघ। ऐसे में आखिरी 3 चरणों में क्या कमाल कर पाएगी गुजरात लॉबी? दोस्तों, 380 सीटों पर वोटिंग खत्म है, जहां 2019 में बीजेपी 209 सीटें लाई थी 380 में से। लेकिन इस बार 24 में बड़ा उलटफेर हो गया है, सब कुछ बदल गया है। 210 में से बीजेपी 160 से 170 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। मतलब सीधा 40 से 50 सीटों का नुकसान। बची है 163 सीटें। मोदी जी के करो या मरो वाले आखिरी 3 चरण, जिसमें कम से कम 100 सीटें बीजेपी को लानी है। लेकिन कहा जा रहा है कि गुजरात लॉबी के सामने चुनौती बनके ये राज्य खड़ा है, उत्तर प्रदेश। अभी भी यहां पर 50% वोटिंग बची है। 80 में से 41 सीटों पर वोटिंग होनी है। 5th, 6th और 7th फेज में कुछ भी हो सकता है और कुछ बहुत बड़ा हो सकता है। क्या कुछ हो सकता है, उसका खुलासा अशोक वानखेड़े जी करेंगे। जी हां, टाइगर करेंगे। और मैंने आपको क्यों कहा कि ये लड़ाई बीजेपी नहीं लड़ रही, ये लड़ाई 24 का जो लड़ाई है, ये सिर्फ और सिर्फ गुजरात लॉबी यानी मोदी और शाह लड़ रहे हैं, इसका भी खुलासा अशोक वानखेड़े करेंगे। तो सीधा चलिए उनका रुख करती हूं। तो नमस्कार, स्वागत है अशोक वानखेड़े जी आपका देशनीति के मंच पर फिर एक बार जुड़ने के लिए। 379 सीटों पर चुनाव खत्म हो चुका है, 3 चरणों का चुनाव बचा हुआ है। ये 3 फेजेस बीजेपी के लिए कितना टफ है, क्योंकि 163 सीटों पर अभी भी जंग जारी है, बचा हुआ है। 363 सीटें अभी भी बची हुई है। देखिए, जो चुनाव 4 फेज में हुए हैं, इसमें यदि मैं 2019 का टैली देखूं तो बीजेपी के 209 इसमें सांसद थे, जो 4 फेजेस हुए उसमें। जी 380 में से 300, हाँ। और आने वाले जो 160-65 जो भी आंकड़ा है 68, उसमें 90 बीजेपी के सिटिंग सांसद हैं। यदि आपको 370 पार करना है तो आपको पहले फेज में जो जहाँ 209 है, वहां मिनिमम 250 करने होंगे और इस 90 में से 120 करने होंगे, तब जाके 370 का आंकड़ा पार होगा। गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कहा कि 4 फेज बाद ही हम 277 क्रॉस कर गए। 203 उनके पास थे। 277 क्रॉस करने के लिए उन्हें कम से कम वहां से 74 सीटें और चाहिए एक्स्ट्रा। पहला फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज और चौथा फेज। चौथे फेज में तो चीजें स्टेबल हो गई थोड़ी बहुत, लेकिन पहले 3 फेज में तो बीजेपी भयानक स्लाइडिंग पे थी। ऐसे में आपको 74 सीटें बढ़ रही है कि कम हो रही है, ये कैलकुलेट करना मुश्किल हो गया है। बीजेपी कह रही है कि हमारी पहले 3 फेज में 74 सीटें बढ़ गई, 4 फेज मतलब 74 सीटें आपकी बढ़ गई, तभी जाके आप 277 पे आ गए। 203 थे आपके पास, तो वहां तो मुझे 60 सीटें घटती हुई नजर आ रही है। और आने वाले 90 में जो भयानक संघर्ष है, मतलब इसमें उत्तर प्रदेश की सीटें ज्यादा है, महाराष्ट्र की 11 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश की 14 सीटें हैं।
बंगाल की कुछ सीटें हैं, उड़ीसा जी। की 5 सीटें हैं। हम्म। यदि ये फेज इतना बड़ा भी है भी नहीं, 5वां फेज 49 सीट्स का है। हम्म। लेकिन 49 सीट्स में क्योंकि अभी बचे 4 फेज में, मतलब 5वां, 6वां, 7वां 3 फेज में 41 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश जो चाबी देता है दिल्ली के दरवाजे की, वहां पे 41 सीटें बची है। उन 41 में से 14 पहले फेज में है, मतलब 5वें फेज में है। हम्म। जो बचे हुए फेज का पहला फेज है, 5वां। हम्म। उन 14 सीटों पे क्या इम्पैक्ट पड़ती है, बीजेपी अपना कितना रिटेन कर पाती है, ये देखना होगा। कुल मिला के दावे कुछ भी करे सत्ता पक्ष, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि जो पिछली बार 300 पार हुआ था, इस बार 250 पार भी मुश्किल लग रहा है, इसलिए मारामारी। हम्म। क्या बीजेपी का अगर अभी हम करंट सिचुएशन को देखें, क्या बीजेपी एक एक सीट के लिए संघर्ष कर रही है? क्या अमित शाह मोदी को 272 के लाले पड़े हैं, इस पर तो चर्चा हो ही रही है। क्या अभी जो सीटें बची हुई है, एक एक सीट पर जाना पड़ रहा है, हाथ जोड़ना पड़ रहा है? कि जो 41 सीटें बची है अभी, हम्म। अमित शाह जी ने इन 41 सीटों पर अपने वैयक्तिक दो दो बड़े नेता भेजे अक्रॉस इंडिया, जो उनके बहुत कॉन्फिडेंट है, जो अति विश्वसनीय नेता है। ऐसे दो दो नेताओं की एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में ड्यूटी लगाई है, पूरे देश से 70-80 लोग इकट्ठा करके। यह इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें इस बात का ऐसा शक है कि कहीं ना कहीं यूपी में गड़बड़ हो रही है, कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ बैकफुट पे खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं संगठन ठीक से साथ नहीं दे रहा है, कहीं ना कहीं लोकल विद्रोह संभालने में राज्य की इकाई कमजोर पड़ रही है। ठाकुरों का प्रकोप, राजपूतों का जो आंदोलन चल रहा है, अब करनी सेना भी उतर गई है। वहां राजा भैया ने समाजवादी पार्टी का समर्थन कर दिया है। तो ऐसे कई है। अब ये ज्यादातर अवध और पूर्वी क्षेत्र के अभी चुनाव बचा है, जो बचा है, और ये एक एक सीट के लिए मारामारी है, और ये और संघर्षशाली होता जाएगा एक एक सीट के बाद, एक एक फेज के बाद। जो खोया वो खोया, जो बचा है उसको कैसा बचा के रखना है, इसके लिए जद्दोजहद चल रही है। ये बात तो कहने की होती है कि हमने 277 पार कर लिया। ये वो जान रहे हैं कि जो 4 फेज गए उनको तो अंडू नहीं कर सकते। हाँ, जो अभी बचा हुआ है 90 सीट, 160-68 जो सीटें हैं उसमें 90 तो अपनी सिटिंग है, कम से कम वो तो आ जाए वापस। और बाकी जो जगह है, मतलब बाकी जो एक्स्ट्रा सीटें हम ला सकते हैं, उसकी कैसी रणनीति करें। इसके लिए यदि उनको अपने व्यक्तिगत निजी लोगों को भेजना पड़ रहा है, तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं संगठन में लीकेज है। क्या संघ बैकफुट पे है? क्या जो उम्मीदवार घोषित किए हैं, ये उम्मीदवार अमित शाह ने घोषित किए हैं? अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी की एक स्टाइल होती है, वो बहुत सारे लोगों को हटा देते हैं, नए लोगों को टिकट देते हैं, ताकि जो एंटी इनकम्बेंसी है वो उम्मीदवार के साथ चली जाती है। ऐसा उनका एक सोच है, और ये कैलकुलेशन कई जगह उन्होंने गुजरात में करके दिखाया और सक्सेस भी रहा। दिल्ली में नगर निगम में उन्होंने सारे कारपोरेटर के टिकट काट दिए, एक भी नहीं रखा, और सारे नए लोगों को टिकट दिया तो वो जीत के आ गए। तो वो एक्सपेरिमेंट सही भी हुआ कई जगह पे, लेकिन इस जगह तो वो टिकट भी नहीं काट पाए। डर किस बात का था कि जो सिटिंग एमपी है उसका टिकट काटे तो विद्रोह करेगा, तो उसका विद्रोह कंट्रोल करने की जो ताकत थी, जो आयरन ग्रिप थी, वो ग्रिप कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती नजर आ रही। वो क्यों कमजोर पड़ रही है? क्योंकि क्या संगठन, जो भारतीय जनता पार्टी का जो एक नेचर है, हर राजनीतिक दल का एक तासीर होती है। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी या कलेक्टिव नेतृत्व की बात होती है। यह व्यक्ति पूजा नहीं होती, यह संघ चालक की भी पूजा नहीं होती। जो संघ चालक कहते हैं कि भाई बीजेपी की मतलब पूरी बीजेपी चलाने वाले संघ है, तो जहाँ संघ चालक की व्यक्तिगत व्यक्ति पूजा नहीं होती, वहां यदि मोदी की व्यक्ति पूजा होने लगे, यदि मोदी सरकार की गारंटी होने लगे, मोदी की गारंटी होने लगे और मोदी की सरकार होने लगे, तो फिर भाजपा कहाँ है? भाजपा की सरकार कहाँ है? भाजपा की गारंटी कहाँ है?
फिर भाजपा ही मोदी है, तो क्या मोदी में होना चाहता है क्या हर कार्यकर्ता? फिर मोदी जी का जो वक्तव्य आता है बार-बार, कभी वो हिंदू पोलराइजेशन के लिए मुसलमानों पे हमला बोलते हैं, तो कई बार कहते हैं कि भाई मैं हिंदू मुसलमान कर ही नहीं रहा सकता और मुस्लिम तो मेरे दोस्त हैं, ये है, वो है। इसलिए कैडर भी कन्फ्यूज़्ड है कि ये करना क्या चाहते हैं। यदि हार्डकोर हिंदुत्व वाला राजनीतिक दल मुसलमानों के प्रति सॉफ्ट हो जाए, तो फिर वो गलती वही कर रहे हैं जो बीजेपी कांग्रेस ने की थी। कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व अडॉप्ट करने का प्रयास किया था। तो जो हार्ड हिंदुत्व वाली पार्टी वहां जिंदा है, तो सॉफ्ट हिंदुत्व को खरीदार कौन? वैसे आज सेक्युलर पार्टी मार्केट में है, तो ये सॉफ्ट सेक्युलरिज्म आपका किस काम का? कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। और अमित शाह ने तो कह दिया कि 2029 का भी चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में होगा। मतलब 80 साल के बाद भी नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ेंगे, पर प्रधानमंत्री बने रहेंगे। तो फिर उम्र का यदि लिहाज नहीं हो, तो फिर प्रधानमंत्री जब 2014 में बने थे, तो फिर आडवाणी जी को क्यों नहीं बनाया? आडवाणी जी ने तो पूरी पार्टी जीवन दे दिया पार्टी को। आडवाणी जी प्रधानमंत्री थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, वो लोग के पास एक्सपीरियंस था सरकार चलाने का। क्या यही सवाल जो बार बार सामने निखर के आ रही है कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी को निपटाएगी उसमें सिर्फ बड़े बड़े नेता नहीं, कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं शामिल है, क्योंकि कार्यकर्ताओं को यकीनन उम्मीदवार पसंद नहीं है। देखिए, बीजेपी में वही सबसे बड़ी दिक्कत है इस बार। पार्टी को नेता नहीं निपटाता। नेता है, आता है, जाता है। पार्टी रहती है कार्यकर्ताओं के भरोसे। कार्यकर्ता का उत्साह बना रहना चाहिए। अभी कई जगह पे ग्राउंड रिपोर्ट जो आ रही है कि कोई सांसद भाषण दे रहा है, लोग उठ के खड़े हो रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपने तो हमसे पैसा खाया, आपने तो हमारे गांव में कभी आए नहीं, आपने तो हमारी बच्चों को जेल में बिठा दिया, हम तो बीजेपी के लोग हैं, तो आप किस मुंह से मांग रहे हैं? लोग गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं। स्मृति ईरानी को किसी भंडारे से बाहर कर दिया, भंडारे में खाना खाने नहीं, प्रसाद लेने नहीं दिया। ये जो लोगों का विद्रोह है, ये विद्रोह करने वाले कौन है? ये वही कार्यकर्ता है जिन्होंने आपके झंडे उठाए। क्योंकि जब तक कार्यकर्ताओं को भी आप, अब इसमें मैं सांसदों की भी गलती नहीं मानता। 2014 से लेकर 2024 तक जो भी सांसद थे, वो उनकी हालत एक चपरासी जैसी थी दिल्ली में। सवाल पूछ नहीं सकते, पार्लियामेंट में बोल नहीं सकते, वक्तव्य दे नहीं सकते, उन्हें सिर्फ हाथ ऊपर करना है। नहीं तो ये पार्लियामेंट, हमने पार्लियामेंट के वो पार्लियामेंट भी देखा कि जहाँ यूपीए की भी सरकार होती थी, और हमने वो पार्लियामेंट भी देखा जहाँ अटल जी की सरकार में भी बीजेपी के नेता प्रखरता से बोलते थे और सुना जाता था। हमारे पार्लियामेंट के यदि 2014 से लेकर आज तक का रिकॉर्ड यदि ढूंढा जाए, तो उसमें क्या है, कोई बड़ा नो कॉन्फिडेंस मोशन आया या कोई आया तो ही चर्चा होती है, बाकी चर्चाएं कहाँ होती है आजकल? बिना चर्चा के बिल पास होते हैं, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता, वोटिंग होता है माने जैसा कोई क्लासरूम हो किसी कॉलेज की। नहीं तो अडवाणी जैसे, अटल जी जैसे लोग बैठे थे, चंद्रशेखर जी जैसे लोग बोलते थे, मनमोहन सिंह जैसे लोग सुनते थे, राजीव गांधी सुनते थे, इंदिरा गांधी सुनती थी। आप जाके पुराने डिबेट देखिए तो पता पड़ेगा कि जवाहरलाल नेहरू को लोगों ने क्या क्या सुनाया पटल पे, और जवाहरलाल नेहरू ने क्या रिप्लाई दिए। एक साहित्य का सृजन होता था। आजकल अश्लीलता परोसी जाती है हाउस में, बिलो द बेल्ट रिमार्क होते हैं, क्योंकि जितना छिछोरा नेतृत्व होगा, उससे भी ज्यादा छिछोरापन नीचे होगा। क्या वानखेड़े जी यही वजह है कि अब कहीं ना कहीं इंतजार किया जा रहा है कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे और वहां पर अगर बीजेपी 230 या 250 में सिमट जाती है तो एक बड़ा उलटफेर होगा, जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा किया था कि उसमें शिवराज सिंह चौहान है, गडकरी है, योगी है, ऐसा एक कुनबा है। कहते हैं कि भाजपा में काबिल लोगों की कमी नहीं है। यदि ये इन दो गुजरातियों को ही लगता होगा कि वही पार्टी चला सकते हैं और वही देश चला सकते हैं, तो ये उनका विजन है, और ये मतलब एक कुएं के मेंढक जैसी बात कर रहे हैं, उन्होंने देखा ही नहीं अभी। भारतीय जनता पार्टी में विजन, देश के प्रति ब्लूप्रिंट रहने वाले बहुत सारे लोग हैं।
बहुत सारे ताकतवर लोग हैं, लेकिन वो सबको साथ में लेके चलने वाले लोग हैं, जो तानाशाही रवैये से दूर रहते हैं, क्योंकि वो संघ भाजपा इसकी एक उनके ऊपर संस्कार है जहाँ सामूहिक नेतृत्व की बात हो करते हैं। आप बताइए चारों सारे राज्यों में जो चीफ मिनिस्टर 2014 के बाद अपॉइंट हो रहे हैं, कहाँ गए पुराने लोग? अब पुराने लोगों में एक ही रमन सिंह है स्पीकर बन के बैठा हुआ है, बाकी तो कोई दिखता नहीं मुझे। जो मोदी जी के समय जो चीफ मिनिस्टर थे या मोदी जी के पहले चीफ मिनिस्टर थे, क्या उनकी उम्र हो गई? मोदी जी 80 साल 90 साल में भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते और वसुंधरा नहीं बन सकती, या सुमित्रा महाजन चुनाव नहीं लड़ सकती। अजीब कानून बनाया इन लोगों ने, जिसको इलिमिनेट करना है कुछ भी कारण बताते हैं, जिसको रखना है कुछ भी कारण बताते हैं। कोई परंपरा नाम की कोई चीज नहीं, कुछ भी नहीं। इस वजह से विद्रोह होगा, लोग बहुत नाराज हैं और वो नाराजगी का सूर तब उठेगा जब उनको लगेगा कि ये शक्तिहीन है। अभी इनके पास शक्ति क्या है? शक्ति सत्ता की नहीं है, शक्ति एजेंसियों की है। आज भी ईडी, सीडी, सीबीआई, आज तो सर्वोच्च न्यायालय ने एक बहुत करारा तमाचा दिया ईडी को, और कहीं ना कहीं ऐसे तमाचे जरूरी है। ये तो ये पागल कुत्ते जैसे सारी दुनिया में काटते घूम रहे थे हर किसी को। वानखेड़े जी, आखिरी सवाल यही रहेगा आपके लिए कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और शाह एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं, और क्या वो जोर सबसे ज्यादा यूपी में लगाया जा रहा है? ये अदिति जी, ये बीजेपी का सत्ता में आने का संघर्ष नहीं है, ये एनडीए का सत्ता में आने का संघर्ष नहीं है, ये दो गुजरातियों के अपने बचने का संघर्ष है, उनके जीने मरने का सवाल है। और उसमें कहीं ना कहीं रोड़ा बन रहा है यूपी, उत्तर प्रदेश। यकीनन यूपी बहुत बड़ा रोड़ा बन गया है, क्योंकि वहीं से एक वो चाबी खुलती है। आपने देखिए ना, 2014 में 72 दिए थे, 2019 में भी कम हुए, भी तो 7-8 कम हुए, लेकिन 60 के प्लस थे। क्या होगा अब इस बार? यदि 40 पे आ गए या 50 पे आ गए, फिर 10 कम हो गए, तो इनको तो ये लग रहा था कि इधर उधर थोड़ा बहुत कम होगा, वो हम यूपी से भर लेंगे, 80 के 80 ले लेंगे, या जो था उसमें भी गैप होने का चांस हो। तो अभी जो 41 सीटें बची, आधा यूपी बचा है, आधे यूपी के लिए पूरी ताकत झोंक दी है इन्होंने, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं योगी पर भी भरोसा नहीं है और भाजपा के कार्यकर्ता पर भी भरोसा नहीं है। महाराष्ट्र की जो 11 सीटें बची हुई है, 11 अभी, उसके लिए भी घमासान है। प्रधानमंत्री लगातार महाराष्ट्र जा रहे हैं। एकनाथ शिंदे का एक वीडियो वायरल हुआ कि एकनाथ शिंदे के रैली में उद्धव साहब आगे बढ़िए, इसके नारे लग रहे हैं, कार्यकर्ता नारे लगा रहे हैं टोपी पहनकर। एकनाथ शिंदे और अजित पवार, ये दोनों गन पॉइंट पे आए हुए नेता हैं, और ये वीआरएस पे है। 2004 के चुनाव के बाद बस ये अपना टेन्योर पूरा करेंगे एज ए मुख्यमंत्री, और उसके बाद वीआरएस लेना है, इनको रिटायरमेंट लेना है, इनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया। शिवसेना वापस इनको लेगी नहीं। खुद की पार्टी, मतलब शिवसेना का सिंबल और नाम मिलने के बाद भी यदि आप 2 सीट भी नहीं ला सकते, या नाम और सिंबल मिलने के बाद अजित पवार 1 सीट भी नहीं ला सकते लोकसभा में, तो इससे हास्यास्पद बात ही नहीं कोई। जी वानखेड़े जी, बहुत बहुत धन्यवाद देशनीति के मंच पर आने के लिए, जुड़ने के लिए।